नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4। जो चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। आपको बता दें कि इस चैप्टर में हम दहन और ज्वाला के बारे में अच्छे से समझ गए थे। दहन क्या होता है, दाह क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, इनके बारे में हम अच्छे से समझ गए थे। आज हमारे चैप्टर का टॉपिक है ईंधन। ईंधन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। याद करिए बच्चों कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या क्या होते हैं। हमारे घरों में ऊष्मा ऊर्जा के लिए कौन से स्रोत होते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिल सके और ऊष्मा मिल सके। तो आपको बता दें जैसे लकड़ी और लकड़ी का कोयला क्या होता है। लकड़ी का कोयला साथ में लकड़ी का कोयला, लकड़ी और मिट्टी का तेल क्या है, ये क्या है, ये क्या ऊष्मा और ऊर्जा के क्या स्रोत होते हैं। ये पदार्थ ईंधन भी कहलाते हैं। क्या कहते हैं, ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। आपको बता दें अच्छा ईंधन उसे माना जाता है बच्चों जो सहजता से क्या उपलब्ध हो जाता है और सस्ता होता है। सहजता से उपलब्ध भी हो और सारी जगह पाया जाता है और क्या होता है सस्ता भी हो और वायु के सामान्य दर पर सावधानी से जलता भी हो तथा यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न भी करता हो। या जलने के पश्चात कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है, उससे क्या अच्छा ईंधन कहा जाता है। आपको बता दें संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिससे आदर्श ईंधन माना जा सके। अभी तक बच्चों ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिससे क्या आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो कि विशिष्ट उपयोगों की अधिकांश आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो। ईंधन आपको बता दें अभी तक ऐसा कोई भी ईंधन की खोज नहीं हुई जो जिससे हम आदर्श ईंधन मान सके। हमें ऐसा ईंधन का ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोगों के अधिकांश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। ईंधन के मूल्यों में बहुत से ईंधन जो बहुत महंगे मिलते हैं जैसे पेट्रोल है महंगा मिलता है। लकड़ी की अपेक्षा क्या है, ये क्या है, पेट्रोल महंगा मिलता है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते मिलते हैं जैसे लकड़ी और कोयला। लकड़ी का कोयला भी क्या होता है, लकड़ी और पेट्रोल का ही ले लीजिए। जैसे पेट्रोल ये ईंधन का काम करता है, ये क्या महंगा मिलता है और लकड़ी पेट्रोल की अपेक्षा सस्ती मिलती है। जिन पदार्थों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। आपको बता दें जितने भी बच्चों ईंधन के बारे में आप परिचित हैं उनका क्या करता है एक सूची बने, इकट्ठा करिए। ठीक है, वो सूची बनाकर उसको वर्गीकृत कीजिए कि कौन सा ठोस ईंधन है, कौन सा लिक्विड द्रव ईंधन है, कौन सा गैसीय ईंधन है, उनके बारे में लिखना है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है ईंधन की दक्षता। ईंधन की दक्षता क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को क्या उबालना है। जैसे आपको कहा जाए बच्चों कि आप गोबर के उपले लीजिए या कोयला या एलपीजी को जलाकर आप पानी को क्या एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन से ईंधन का आप चुनेंगे। आपको जो आसानी से उपलब्ध उसी को चुनेंगे। ठीक है, आपको बता दें इसका कारण बताइए कि आप अपने माता पिता का इसका मदद ले सकते हैं। क्या यह ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जैसे आप कोयलों को जलाते या गोबर के उपले जलाते या एलपीजी को जलाते, क्या ये मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा को उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। आपको बता दें कोई भी ईंधन हो उसको 1 किलोग्राम के जलाने से पूर्ण दहन से प्राप्त जो ऊष्मा की मात्रा होती है उसको हम क्या ऊष्मीय मान कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आपको बता दें जो ऊष्मीय मान होता है किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किलोजूल प्रति किलोग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ऊष्मीय मान को किसके द्वारा प्रदर्शित किया, ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम के मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया। कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान दिखाई, जैसे कोयला है, ठोस कोयला क्या आता है, कोयला किस ईंधन में आएगा, कोयला ठोस ईंधन में आएगा। द्रव मिट्टी का तेल कैसा आएगा, मिट्टी का तेल लिक्विड ईंधन में आएगा, द्रव ईंधन में आएगा। और प्राकृतिक गैस क्या होती है, ये क्या एलपीजी क्या होता है, एक गैसीय ईंधन के रूप में यूज होगा। ठीक है, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है बच्चों कि विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे गोबर के उपले का जो ऊष्मीय मान होता है किस टेम्परेचर पर वो जलेगा, उसका ऊष्मीय मान कितना 6,000 से 8,000 किलो के बीच में होता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम के बीच में होता है। जैसे लकड़ी का ऊष्मीय मान होता है, लकड़ी का ऊष्मीय मान 17,000 से 22,000 के बीच में होता है। ठीक है, कोयले का जो ऊष्मीय मान होता है, कोयले के ऊष्मीय मान 25,000 किलो जूल प्रति ग्राम से 33,000 किलो जूल प्रति ग्राम के बीच में होता है। कोयले का पेट्रोल का जो ऊष्मीय मान होता है बच्चों वो 45,000 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। मिट्टी का तेल का भी जो ऊष्मीय मान होता है 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। डीजल का भी बच्चों ऊष्मीय मान 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। आपको बता दें जो मेथेन होता है, मेथेन उसका ऊष्मीय मान 50,000 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। सीएनजी
सीएनजी का भी क्या होता है, वो भी सीएनजी का भी जो उसमें मान होता है 50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। जो एलपीजी जो हमारे घर में गैस हम यूज करते हैं उसका जो उसमें मान होता है 50,000 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। बायोगैस मतलब जैव गैस भी कहते हैं, इसका जो होता है उसमें मान 35,000 से 40,000 के बीच में किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो होता है, जो हाइड्रोजन गैस होता है वो 1,50,000 उस हाइड्रोजन गैस का जो उसमें मान होता है 1,50,000 किलो जूल प्रति ग्राम के बीच में होता है। ठीक है। आपको बहुत से ईंधनों के उसमें मान याद हो गया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होता है। आपको बता दें, हम कोई भी ईंधन जलाते हैं तो उससे क्या होता है, हानिकारक पदार्थ उपलब्ध होता है, उत्पाद प्राप्त होता है, जिससे हम, ठीक है, ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। आपको बता दें, ईंधन को जलाने से जो उत्पाद निकलता है उससे क्या हमारे जो पर्यावरण क्या होता है, नुकसान पहुंचाता है। जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं, अधिक धुआं होता है तो उससे क्या होता है, हमारा पर्यावरण को नुकसान होता है। ठीक है। आपको बता दें कि लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। आपको बता दें कि लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले भी क्या होते हैं, कार्बन कण छोड़ते हैं। कार्बन, ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषण होते हैं। क्या कहते हैं, खतरनाक क्या प्रदूषक होते हैं, जो दामा जैसे श्वास रोग को उत्पन्न करते हैं। जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो उससे क्या धुआं निकलता है, पेट्रोल से भी निकलता है। तो इसको क्या होता है, हमारे सांस, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, तो क्या ये छोटे छोटे कण हमारे सांस नली में जाकर इकट्ठा हो जाता है और हमें ऑक्सीजन सांस लेने में क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जैसे दमा का रोग प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। आपको बता दें कि सर्दियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा है। आपको बता दें कि हमारे घरों में बहुत पहले समय से हम लकड़ी पे खाना बनाने का यूज होता है। ठीक है। अब हो रहा है, परंतु अब इसका स्थान कोयले एवं एलपीजी गैस के ईंधनों ले लिए। बहुत पहले हम लकड़ी पर खाना बनाते, लेकिन अब क्या करें, हम इसको कोयले या एलपीजी गैस का उपयोग करके हम खाना अपने ईंधन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है। एलपीजी और कोयले का अभी हमारे देश में बहुत से ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती भी है। एलपीजी के माध्यम से, एलपीजी जितना महंगा मिलता है गैस हमें, उसके माध्यम से तो उसके उपरांत लकड़ी क्या है, सस्ता मिलता है। ठीक है। क्योंकि आसानी से उपलब्ध होता है और सस्ता भी होता है, परंतु लकड़ी के जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो मनुष्य के लिए क्या हानिकारक होता है। जो लकड़ी जलती है, जिस पर हम खाना बनाते हैं, उसमें क्या होता है, धुआं ज़्यादा निकलता है। धुआं निकलने की वजह से बच्चों मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, जो श्वास कष्ट उत्पन्न होता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। और साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी उपलब्ध वस्तुएं प्राप्त कराते हैं। जैसे हम वृक्ष को काटते जा रहे पर क्या करते हैं, वृक्ष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी वस्तु उपलब्ध कराते हैं, जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करते और हमें प्राप्त नहीं। आपको बता दें, जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाते। जैसे जैसे हम ईंधन के लिए लकड़ी को काटते जा रहे हैं, जो हमारे लिए उपयोगी वस्तु है लकड़ी से, वो क्या हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें, वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बन रही है। क्या कर रही है, हमारे वृक्षों की जितने हम कटाई करते हैं, वो हमारे पर्यावरण के नुकसान हो रहा है। बता दें, पर्यावरण के लिए हानिप्रद हो रहा है। जैसे हमारे जितने भी हमें पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, अपने पेड़ को, आसपास के जितने भी पेड़ पौधे उन सबको काटते जा रहे हैं, इसलिए हमें ऑक्सीजन ठीक तरह से मिल नहीं रहा है। आपको बता दें कि ईंधन के अपूर्ण दहन, कोई ईंधन होते हैं जो पूर्ण रूप से नहीं जल पाते हैं, तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है, और जो अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। आपको बता दें कि बंद कमरे में बच्चों कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कमरे में सो रहे व्यक्ति को क्या मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें, बहुत से ऐसे ईंधन है जिसका पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाता है। पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाता, उसमें क्या निकलता है, उस ईंधन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, जो अत्यंत विषैली गैस होती है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों, ये अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में अगर कोई व्यक्ति सो रहा है और कोई कोयला जला रहा है, चाहे कोयला जला कर सो गया है, बंद कमरे में कोई कोयला जलाना खतरनाक होता है। वो बता दें, सर्दियों के दिनों में अक्सर हम लोग अपने आसपास लकड़ी को कोयला जलाकर, चाहे गोबर के उपले जलाकर हम वो रख कर सो जाते हैं अपने कमरे में, तो उसके पास क्या होता है, जो सोया हुआ
सोया जो मनुष्य होता है क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में कमरे को में सो रहे व्यक्ति की क्या मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें कि इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि उसमें आपको बता दें कि इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि उस कमरे में कभी न सोए जिसमें जलते हुए सुगलते हुए कोयले की आग हो। ठीक है, आपके आसपास कहीं अधिकांश ईंधनों की दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। आपको बता दें, अधिकांश ईंधनों के जब हम चलाते हैं तो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। आपको बता दें, जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की अधिक मात्रा हो तो विश्व उष्णन को ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनती है। आपको बता दें, पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। आपको बता दें, विश्व उष्णन क्या होता है उसको बारे में बता दें बच्चों कि विश्व उष्णन पृथ्वी के वातावरण में तापमान में जितनी वृद्धि हो रही है विश्व उष्णन कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इस पर हिमनद पिघलने, आपको बता दें जो और ग्लेशियर क्या होता है वो पिघलने लगता है, जिससे समुद्र जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे समुद्र का जल स्तर क्या बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ग्रस्त हो जाती है। ऐसा भी संभवतः है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्रों में अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाएंगे। आपको बता दें, जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होगी उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी और इसके कारण जितने भी हमारे ग्लेशियर या हिमनद है वो क्या पिघलने लगे, जितने भी बर्फ वाले स्थान है वो पिघलने लगे, जिससे जो समुद्र का जल स्तर क्या है बढ़ जाएगा और जिससे समुद्र के जितने भी आसपास के क्षेत्र है वो क्या तटीय क्षेत्र है बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे। ऐसी भी संभावना हो सकती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जितना बढ़ेगा हमारे लिए उतनी ही हानिकारक होगा। ठीक है, निचले स्तर वाला तटीय क्षेत्र में क्या होगा, जलमग्न हो जाएगा। जितने भी समुद्र के आसपास तटीय क्षेत्रों में जितने भी क्षेत्र होंगे उनमें क्या होगा, जलमग्न हो जाएगा। आपको बता दें, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। आपको बता दें, जो कोयला है, कोयला और डीजल को जैसे हम चलाते हैं उनसे क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। यह अत्यंत दम घोटू और संक्षारक गैस। आपको बता दें, दम घोटू और संक्षारक गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड कैसी गैस है, दम घोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। आपको बता दें, इससे के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड की अपेक्षा ये पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन गैस ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाता है। आपको बता दें, जैसे ही सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं वर्षा में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है, ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। आपको बता दें, जो कोयला और डीजल की जो पूर्ण दहन जब इसको हम जलाते हैं तो उसे क्या सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ये क्या एक अत्यंत दम घोटू और संक्षारक गैस होती है। क्या होता है, संक्षारक होती है। इसके अतिरिक्त जैसे हम पेट्रोल इंजन से पेट्रोल को जिससे जलाते हैं, तो नाइट्रोजन गैस ऑक्साइड छोड़ते हैं, नाइट्रोजन छोड़ते हैं। जैसे ही सल्फर और नाइट्रोजन हमारे आसमान में ऑक्साइड जो कि ऑक्साइड होते हैं, वर्षा जैसी बारिश होती है वर्षा में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं। क्या होता है, अम्ल बनाते हैं और ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा करते हैं जो फसलों और भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होती है। क्योंकि अम्ल वर्षा होती है जो फसलों और भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होती है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बता दें, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस ले रही है। आपको बता दें कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर अब हम सीएनजी को नेचुरल कॉम्प्लेक्स गैस भी कहते हैं इसको ले रहे हैं। आपको बता दें, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करते हैं। आपको बता दें, सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड की अत्यधिक अल्प मात्रा में उत्पन्न करते हैं। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, सीएनजी को एक अत्यधिक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल को जलाने से सल्फर और नाइट्रोजन अधिक मात्रा में निकलते थे। इसलिए अब हम क्या करते हैं कि मोटर वाहनों में पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा हम सीएनजी का उपयोग करते हैं, जिससे सीएनजी से सल्फर और नाइट्रोजन की क्या होती है, अधिक मात्रा निकलती है, अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। नाइट्रोजन और सल्फर का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, जिससे इससे पर्यावरण को कम हानि पहुंचती है, पर्यावरण को कम हानि पहुंचती है। लेकिन जब हम डीजल और पेट्रोल का ज़्यादा हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं तो उससे सल्फर और नाइट्रोजन निकलता है जो वर्षा में घुलकर
अम्ल बनाते थे और जैसे ही वर्षा होती तो अम्ल वर्षा होती थी, ठीक है, अम्ल वर्षा होती थी जो हमारे फसलों, भवनों और मृदा के लिए क्या था, बहुत हानिकारक होते थे, ठीक है। आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।